नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। एशिया वन हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। हमारे साथ है इस समय राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट नित्यानंद जयरामन, जो लॉन्ग टाइम कैंपेनर रहे हैं इंटरनेशनल कैंपेन फॉर जस्टिस इन भोपाल में। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे विशाखापट्टनम में जो गैस लीक कांड हुआ है उसके बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि अभी आपके पास जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, ये विशाखापट्टनम का जो केमिकल प्लांट का गैस लीक है, इसका कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है? अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 13 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। आपके पास इसको लेके क्या जानकारी है सर? इतने बड़े पैमाने में स्टाइरीन नाम की जहरीली गैस से सबसे पहले बार फैक्ट्री प्रेमिसेस के बाहर, मतलब आम जनता को नुकसान पहुंचाते हुए पहली बार इतना बड़ा कांड दुनिया में हुआ है। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी नोटवर्दी। ये स्टाइरीन जो गैस है वो विषैले गैस है, लेकिन वो इंसान को मारने के लिए बहुत अधिक लेवल पे हवा में मिला होना चाहिए, तभी एक इंसान को मार सकता है। अभी तक जितना भी लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर है, वो बता, तो उसमें अभी तक एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है, एक भी ऐसा कांड नहीं है जहाँ पे इसको इसको इनहेल करते हुए लोग मरे हैं। तो ये बहुत विशेष एक बात है, क्योंकि स्टाइरीन के द्वारा फैक्ट्री के अंदर मजदूरों का नहीं, फैक्ट्री से बाहर जो लोग घरों में हैं और जो जानवर हैं, उनको उनकी मौत हुई है इस विष के कारण। तो ये बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री से जो जो निकला है वो बहुत बड़े पैमाने पे निकला है और बहुत तेजी से निकला है। तो इसका एक पूरा अनुमान हमारे पास अभी तक नहीं है। जी, तो यहाँ पे आपने बताया कि अपनी तरीके का दुनिया का ये पहला मामला है जब इतने बड़े पैमाने पर ये स्टारीन गैस का लीक हुआ है, और अभी तक की जो लिटरेचर रही है उसमें इसका कोई खास प्रमाण हमारे पास नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे लोग इसको इनहेल करने से किसी की डेथ हुई हो। और खास करके ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डेथ फैक्ट्री के अंदर नहीं हुई है। इससे डेथ होने के लिए आपने बताया कि बहुत कंडेंस्ड होना चाहिए इसकी मिलावट एयर में, तब जाकर किसी की कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तब जाकर किसी की डेथ होती है। तो जब ये डेथ फैक्ट्री के बाहर हो रही हैं, तब हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लीक ये हुआ होगा। और ये जो स्टारीन गैस है, ये एक बेंजोनिक कंपाउंड है जो काफी जहरीला होता है, जैसे आपने बताया। सर, इसके लिए किस तरीके के उपाय होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, और आपकी नजर में कहाँ पे चूक रही होगी? जो सुरक्षा मानक हैं उनमें, या जो उसके लिए जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कहाँ आपको लगता है फॉल्ट रहा होगा? ये स्टैंडर्ड की बात नहीं है। इसमें जो फाउंडेशनल बात जो है वो बात यह है कि इंडिया में लाइफ का, मतलब इंसान का जो लाइफ है और जानवर का जो लाइफ है और पर्यावरण का जो मूल है, इसके ऊपर कितना महत्व दिया जाता है उसी के ऊपर निर्भर है। क्योंकि हमारे देश में कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन कानून को लागू करने वाले जो कंपनियां, जो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो पर्यावरण मंत्रालय हैं और जो अफसर लोग हैं, उनका तो पूरा मतलब कंपनी वालों की ही हित में सोचते हैं। तो इसमें लोगों का द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट is extremely low in a country like India. So you can have any standard that you want. It will not be implemented because we don't value our environment or human life enough. अभी की जो पहलू में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे जगहों में अभी जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जितना कानून बनाया गया है, उन कानून को अभी हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हमें
उन्नति चाहिए, हमारा आर्थिक व्यवस्था बढ़ना चाहिए, और इसलिए हम लेबर लॉस को रिलैक्स कर रहे हैं। इसी समय पे प्रकाश जावड़ेकर जी, जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय भी हैं और हेवी इंडस्ट्रीज के मंत्री भी हैं, ये हमारे पर्यावरण के को सेफगार्ड करने वाले कानून को तोड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि इंडिया में बिजनेस को इजी बनाने के लिए पर्यावरण कानून को तोड़ना चाहिए, उसको इजी बनाना चाहिए, उसको मतलब डाइल्यूट करना चाहिए। तो ऐसे पहलू में तो ऐसे एक कॉन्टेक्स्ट में जरूर ऐसे होगा। हमें ये जो विशाखापट्टनम गैस कांड क्यों हुआ ऐसे नहीं पूछना है, ऐसे गैस कांड और जगह में क्यों नहीं हो रहा है ये पूछना है। क्योंकि जहां पर नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने सावधानी से काम किया है, खाली वहां पर हमारा लक है कि अभी तक हुआ नहीं है। जी, तो आपने कहा कि इंडिया में इंसान की जान की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, जो एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे, और एनवायरमेंटल लॉज को लगातार कमज़ोर बनाया जा रहा है। ऐसे में जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए इजी हो जाता है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स को डाइल्यूट करना या फिर वायलेट करना जो एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको। यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो आपकी नज़र में कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं रही खास करके एनवायरनमेंट को लेके, और फैक्ट्री से गैस को लीक करके, अगर गैस के लीक होने से रिलेटेड या फिर उसके सेट स्टैंडर्ड्स को लेके किस तरीके के चेंजेस आपने देखे जिसके बेसिस पर आप ऐसा कह सकते हैं? जी, हम तो ये 2 साल तो बहुत लंबी टाइम हो जाती है, उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारे देश जैसे एक जगह में। कल की बात ले लीजिए, कल विशाखापट्टनम में 2:30 बजे सुबह सुबह ये कांड हुआ है, और उसके बाद थोड़ी देर में नेवेली में एक ब्लास्ट, नेवेली में जहाँ पर एक कोयला का एक पावर प्लांट है, वहां पे बॉयलर ब्लास्ट होके छह मजदूरों का मतलब घायल हुए हैं। और उसके बाद उसके आधा एक घंटे के बाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एक पेपर मिल से गैस लीक होके वहां पे एक बड़ा कांड हो गया। ये एक ही दिन में 3 जगह में ये हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप मतलब ये लॉकडाउन पीरियड में देखेंगे तो अदानी का जो शासन करके मध्य प्रदेश में जो कोयला का एक पावर प्लांट है, उसमें से एक बहुत बड़ा कोल ऐश, जो कोयला को जलाने में जो राख होता है, उस राख को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। वो तालाब टूट के पूरे गांव को उसने, पूरे गांव और वहां का पूरा जो खेत है वो सबको खत्म कर दिया है। तो ये सब हमेशा होता रहता है, वो न्यूज में आता है, कभी कभी ट्रेंड होता है, ज्यादातर ट्रेंड भी नहीं होता है, और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। खाली भूलते ही नहीं है, हमारे सरकार जो है वो जो जिन कंपनियों ने गलती की है उनको मतलब सजा देने के बजाय उस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के काम में लगती है। और जहां पर भी लोग को कोई पैसा मिलता है, वो पैसा उसको मूव को बंद करने के लिए दिया जाता है। जी, तो आपने कहा कि यहाँ पे ये सरकार और बड़ी इंडस्ट्रीज के आपस में तालमेल या मिलीभगत की वजह से इतने बड़े लेवल पे एनवायरमेंटल वॉलेशंस होते हैं, और ये एक जगह नहीं कई जगह हुए। और हमने जैसे देखा कि एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में आपने बताया, और वाइजैग में, और उसके पास ही में एक और जगह पे इस तरीके की चूक हुई। क्या लॉज हैं सर जो इंडस्ट्रीज हैं अभी फिलहाल, जो हम, आपने कहा कि कानून की कमी नहीं है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में कमी है और उसको लेके स्ट्रिक्टनेस में कमी है, तो एक्चुअली जो लॉ है इस सबको लेके वो क्या कहता है कि इस तरीके का सबसे उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक एक इंडस्ट्री में कितनी कितनी गैस एक्चुअली होती है, और वो जिस ये जो गैस है, स्टारिन जो गैस आपने बताई, ये स्टारिन गैस एक्चुअली कितनी लॉन्ग टर्म में कितनी टॉक्सिक हो सकती है, ह्यूमन बॉडी पे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और जो हमारे जो इंडस्ट्रीज में इस गैस को रखने के लिए जो चैम्बर्स होते हैं उनके क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मेजर्स आम तौर पे होने चाहिए जो कंपनियां जिसको लेके काफी लापरवाही बरतती हैं? जी, लापरवाही नहीं, परवाही नहीं करती हैं, वो एक बात है। अभी कानून के बारे में बात करेंगे तो हमारा मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था और तब वो इंडिया में हुआ है, और 1984 में जब गैस ट्रेजेडी हुआ उसके बाद में 1986 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अलग सा एक नियम बनाया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट।
ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि सभी एनवायरमेंटल इश्यूज को एक कानून के अंदर लाया गया था। उससे पहले हमारा वाटर एक्ट और एयर एक्ट करके दो अलग अलग कानून बनाए गए थे, जिसमें कोई भी कारखाना शुरू करने के पहले वो राज्य के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नगर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, उनसे मतलब लाइसेंस लेना चाहिए, और लाइसेंस लेके उस लाइसेंस में जो भी कंडीशंस दिया है उसको फॉलो करना चाहिए। ये लाइसेंस को रिन्यू करना होगा, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी जिम्मेदारी दिया गया है कि वो हर महीने, जैसे कि ये एलजी पॉलीमर्स का कंपनी है, वो रेड कैटेगरी है, मतलब अति खतरनाक कंपनी है, तो ऐसे कंपनियों में हर महीने वहां मतलब एक या दो बार जाके इंस्पेक्ट करना होगा, सैंपल लेना होगा, और सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं देखना होगा, और फिर अगले महीने के लिए हाँ या ना या कोई रिकमेंडेशन देना होगा। तो ऐसे मतलब कानून की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि 1986 में एक करने के बाद 1994 और 2006 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून है, जिसमें ये बताया गया कि एक एक खतरनाक कंपनी को बनाने को स्थापित करने से पहले इस कंपनी को एक जगह पे लगाने से उसके सराउंडिंग एरिया में कितना इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट को कितना इम्पैक्ट होगा, लोगों को कितना इम्पैक्ट होगा, वहां से मतलब बहुत ही आसानी से हानि पहुंचने वाली चीज, जैसे कि पानी हो सकता है, भूजल हो सकता है, या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हो सकते हैं, उसमें कितना दूरी है और कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब को असेस करके इसके इस रिपोर्ट के तहत एक पब्लिक हियरिंग, तो लोगों के बीच में एक जन सुनवाई रखे, उसके जो लोगों का जो मन में है उसकी बेसिस में उनको क्लियरेंस दिया जाएगा, नहीं तो ना रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये कानून तो है, इस कानून को लोग हमने प्रयोग भी किया है, लेकिन उस कानून को लागू करने में सरकार के साइड से बहुत बहुत ही मतलब लापरवाही है और स्लोनेस है। अभी ये स्थिति ऐसे है कि जावड़ेकर जी ये कानून को बिल्कुल मीनिंगलेस बनाने के काम में अभी नया सा एक ड्राफ्ट निकाला है, जो EIA नोटिफिकेशन 2020 करके, और इस ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि आप कोई भी क्लियरेंस लिए बिना आपका कारखाना शुरू कर सकते हो, और फिर हम आपको एक फाइन लगाएंगे और आपको क्लियरेंस दे देंगे। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई कि कोई कौन सा ड्राफ्ट है, आप बता सकते हैं? विच एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, EIA नोटिफिकेशन 2020। तो इस ड्राफ्ट में मतलब पहले इनिशियली दी लॉ वाज सपोज टू गिव यू प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब बिफोर यू सेट अप एन इंडस्ट्री you would have to assess the impacts of the industry on the surrounding areas and subject yourselves to a public hearing and get an environmental clearance on that basis, and only then you have to proceed. You cannot construct a factory without an environmental clearance. जी, तो अब मतलब जो आसपास के लोगों की राय रहेगी वो एकदम बेमानी हो जाएगी, आप बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि अभी कारखाना को आप बना सकते हो, गैर कानूनी एक कारखाना बना दीजिए और फिर जाके बता दीजिए कि भैया गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी दंड देना है वो दे दीजिए, और ये कारखाना को बंद मत कीजिए। तो उसके लिए एक अलग सा एक प्रोसीजर रखा है जावड़ेकर जी ने। इसको हम कानून कैसे बना सकते हैं, ये कानून है कि रिश्वत है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। जी जी जी, कह रहे हैं कि आप वायलेट करो, बाद में हमको पैसा देके इसको आप हल कर सकते हो। जी जी। सर, यहाँ पे एक सवाल जो बहुत जरूरी है कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस टाइम पे आप काफी समय तक जमीन पर काम कर रहे थे, वहां पे लोगों से काफी समय तक जुड़े रहे और इंटरनेशनल कैंपेन्स का हिस्सा रहे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके की गैस लीक्स होती हैं, जो टॉक्सिक गैस लीक्स के जो केसेस होते हैं, इसके बाद में कितने लंबे समय तक जो आसपास का इलाका होता है, जो लैंड है, जो एयर है, जो वाटर है, जो ह्यूमन बॉडी है, कितने लंबे समय तक, जब हम देख रहे हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में तो अभी तक भी सुनाई पड़ता है कि लंबे समय तक लोगों के ऊपर इम्पैक्ट रहा, लेकिन जो ये स्टारीन गैस है, ये कितनी अलग है जो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उससे, और इसके कितने लंबे समय तक इम्पैक्ट बॉडी पे या फिर एनवायरनमेंट पर रह सकते हैं? तो एक विषैली या प्रदूषण से कितने लंबे
देर तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, ये उस पे निर्भर है कि वो जहर क्या है। तो कुछ कुछ जहर ऐसे होते हैं जो आपको मार देती है लेकिन लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनको अक्यूट पॉइजन्स कहते हैं। किसी एक चीज का ऐसा होता है कि वो मारती नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पैमाने में जैसे ही हम उसको अंदर लेते जाते हैं, बहुत लंबे दौर तक हमको उसका हानि पहुंचाती रहेगी, और बाद में मतलब कैंसर की बीमारी या बच्चों पैदा करने में कमी की असर, ऐसे अलग अलग असर होते हैं। तो जो भोपाल में जो निकली है और जो विशाखापट्टनम में जो निकली है स्टाइरीन गैस, इनमें बहुत फर्क है। भोपाल का जो गैस है वो अक्यूट पॉइजन है, थोड़े ही अमाउंट में लोग को मार देगी। स्टाइरीन का वैसा नहीं है। स्टाइरून भी पॉइजन है, ये भी कैंसर क्रिएट करने वाला बहुत जहरीला पॉइजन है, लेकिन इसका अक्यूट इफेक्ट्स, मतलब इसको अंदर लेने से तुरंत आप मरते नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा श्वास इनहेल करना होगा, जबकि MIC का वैसे नहीं था। तो इसीलिए आपने देखा कि असर बहुत डिफरेंट था जी। MIC का भी, क्योंकि ये MIC और स्टाइरीन दोनों आपके ब्लड के खून के अंदर घुस जाती है। तो जब खून के अंदर घुस जाती है, वो पूरे शरीर के अंदर वो जाके रह जाती है। तो उसमें भी मतलब आपको असर का डोसेज कहते हैं, जो मतलब जितना आपने लिया है अंदर उसके ऊपर निर्भर है। और दूसरा है टाइमिंग, आपके जिंदगी में कौन से एक पहलू पे आपने इसका ये किया है। तो एक छोटा सा बच्चा है, नहीं तो एक महिला के प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो बड़ा हो रहा जो बच्चा है, वैसे फीटस इन अ वूम is likely to be affected differently from a grown man, right? Right. The timing also matters. With styrene, the impacts, the long-term impacts of such a high dose is not known, because such a high dose has never been experienced by people so Right. far. तो अभी तक तो ये लोग guinea pigs हैं. They're literally experimental subjects, because we will have to follow them for the next 30 to 40 years to find out what are the kinds of health effects that they are likely to face. राइट, क्योंकि स्टारिन का कभी हम लोगों ने जैसे शुरुआत में बात की कि कभी ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल ही नहीं मिलता है जहां पे इतनी हाई कंसंट्रेटेड गैस से किसी की डेथ हो गई हो, किसी और दुनिया का शायद ये पहला मामला है आप बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि जो स्टारिन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बॉडी में जाएगा, ब्लड में जब वो मिक्स हो जाएगा, तो वहां पे किस तरीके से एक स्लो पॉइजन की तरह बॉडी में ये काम कर सकता है। और आपने बताया कि लाइफ के अलग अलग फेजेस में एक ग्रोन मैन पे अलग तरीके से काम करेगा और एक प्रेग्नेंट वुमन पे और उसके बच्चे पे एक अलग तरीके से काम ये कर सकता है। यहाँ आपसे अगला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि ये बात हुई ह्यूमन बॉडी की, जो एनवायरनमेंट है, जो लैंड है, जो वहां पे वाटर है, जो एयर है, वो कितना समय तक इम्पैक्टेड रह सकती है, और उसको क्या कोई तरीका ऐसा होता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि वायरस है तो उसको सैनिटाइज कर दीजिए, क्या गैस के टॉक्सिक से भी टॉक्सिन से भी उस टॉक्सिन्स को भी सैनिटाइज करने का कोई तरीका होता है एनवायरनमेंट से, या फिर आपके पास कोई और तरीका नहीं है, आपको केवल समय का वेट करना है? तो गैस को जब हम हवा के अंदर लगाते हैं तो जो चला गया वो तो चला गया, उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी पूरी जगह में फैल गया होगा। कहाँ कहाँ फैला है इसके बारे में ठीक तरह से जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे फैला होगा। जबकि मिट्टी की बात आती है या पानी के बारे में बात आती है, तो उसमें थोड़ा हम कुछ कर सकते हैं। स्टाइरीन का अभी तो जो चीज़ हुआ है, सबसे ज़्यादा ये हवा से फैला है, नॉट एज अ लिक्विड एफ्लुएंट। और हवा से जो फैला है, ये बताया जा रहा है कि स्टाइरीन का जो लेवल्स है वो 2 से 3 दिन तक हवा में रहेगा, टिकेगा, और कम होते जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाता है स्टाइरीन इनटू अदर प्रोडक्ट्स। इसमें से जब ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑक्साइड्स ऑफ स्टाइरीन जो होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद जो ऑक्साइड्स ऑफ स्टाइरीन होते हैं, वो स्टाइरीन से भी ज़्यादा विषैली चीज हो जाती है। और इसके लिए मतलब जहाँ पे चिकित्सा की बात हो रही है, इलाज की बात हो रही है, तो उसमें
इसको कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी होने वाले लोग से ये ट्रीटमेंट हुआ तो वो अच्छा होगा। इसमें एक अच्छी बात ये है कि जल्दी से जल्दी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ये दोनों मतलब सीन पे आ गए हैं, और एम्स के जो विशेष चिकित्सक हैं उनसे मतलब इनका कनेक्शन हो गया है ताकि चिकित्सा ठीक तरह से होगी। वो जी। एक अच्छी बात है, लेकिन ये अलग बात है। दूसरा बात ये है कि ऐसा एक चीज एक कांड दोबारा ना हो, उसके लिए दंड के रूप में या जो सरकारी जो संस्थाएं हैं जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर है, इनमें जो जिम्मेदार लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए हैं उनको हम कैसे अकाउंटेबल होल्ड करें, इसके जी। बारे में भी बात होनी चाहिए। और इस जी। कंपनी के ऊपर क्या दंड होगा, इस कंपनी के जो कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं, this is a criminal offense. You have engaged in the deaths of people because of your negligence. राइट। आपकी लापरवाही के कारण यहाँ पे मौत हुई है लोगों की और जानवरों की, और तो इसका मतलब सजा तो उस कंपनी के मालिक और उस कंपनी को चलाने वाले के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि ऐसे लापरवाही से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे देश में कानून तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कानून तोड़ने वाला बड़ा आदमी हो तो सरकार भी उसका सहायता करेगा। जैसे कि भोपाल में महिंद्रा जी का मदद हमारे सरकार ने किया था, जैसे भोपाल में वॉरेन एंडरसन का मदद हमारे सरकार ने दिया था। राइट। तो सर यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे भोपाल के समय देखा गया कि जो वॉरेन एंडरसन थे या फिर उससे जुड़े हुए जो बड़े उद्योगपति थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे आपने दो चीजें कही, एक तो कहा कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरा जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो यहाँ पे नाम सामने आ रहा है एलजी पॉलीमर्स का, तो उस फैक्ट्री के जो मालिक हैं जो उसको चला रहे थे उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गैस जब आपने बताया कि जितनी टॉक्सिक ये एयर के बाहर होती है या फिर जब अपने गैस चैम्बर्स में होती है तब होती है, एयर में भी उतनी टॉक्सिक नहीं होती है जितनी टॉक्सिक ये ब्लड में मिलने के बाद हो जाती है, और आगे चलकर इससे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एक्यूट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे। और ये जो गैस है दुनिया भर में बाकी भी जगह पे इस्तेमाल होती होगी, जैसे आपने बताया कि दुनिया भर में ये कई देशों में इस्तेमाल होती है, आमतौर पे पॉलिस्टर्स और प्लास्टिक और रबर फाइबर ग्लासेस बनाने जैसे इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके की आपको लगता है कार्रवाई सरकार इस बार, क्योंकि पिछली बार तो शायद भोपाल मामले से जुड़े हुए कुछ लोग देश से बाहर चले गए थे, लेकिन अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है और कोई कहीं बाहर जा भी नहीं सकता है, और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और अभी तक उसकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी जो एनजीटी ने कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का बोला है कि उसको एनजीटी को 50 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। एक इतनी बड़ी कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का फाइन, इतनी बड़ी लापरवाही पर आप कितना ठीक समझते हैं, और या फिर कितना बड़ा फाइन होना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में फाइन होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? तो हमारा तो ये कहना है कि जो एनजीटी में जो कार्रवाई है ये कंपनी को जिम्मेदार बनाने वाली कार्रवाई नहीं है। उसमें मतलब इस कंपनी से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ठीक करने वाली एक लॉस ऑफ इकोलॉजी का है, लॉस रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी, जो हानि हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसको उस कंपनी के खर्चे पे ठीक करने की बात हो रही है। लेकिन अलग अलग स्ट्रीम्स में होंगे। एक तो इनका जो फैक्ट्रीज एक्ट करके जो मजदूरों को, और एक फैक्ट्री के अंदर जो सावधानी होनी चाहिए, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इसके बारे में एक कानून बनाया गया है, इसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट। और इस फैक्ट्रीज एक्ट को लागू करने वाली डिपार्टमेंट है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। वो अलग सा कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई जारी करना होगा, शायद किए हैं। दूसरी कार्रवाई ये होगा कि एयर एक्ट और जो मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स, स्टाइरीन जो है एक हैजर्डस केमिकल है, हानिकारक एक केमिकल रसायन है, और उसको ज़्यादा क्वांटिटीज में स्टोर करना है तो उसके लिए अलग सा एक कानून है,
उस कानून का भी उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए अलग सा सजा होगा, उसके लिए अलग सा जो दंड है उसको भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद में ये जो इंडियन पीनल कोड, जिसमें लोग और जानवर को जहर पिलाया गया है और उसमें से लोग मरे हैं और उसमें से लोग घायल हुए हैं और पर्यावरण घायल हुआ है, ये भी एक अलग सा आईपीसी में इट कैन बी कंसिडर्ड अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब ये खून नहीं हुआ लेकिन उसको कल्पेबल होमिसाइड है कहते हैं, जो आप जानते हैं कि ऐसे करने से लोग मर सकते हैं और फिर भी आपने उसको ना करने में लिए के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिया है, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने खून से किसी का खून करने के नजदीक आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सब कानून के अंदर इनको सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें तो लोग अंदर जेल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन बड़े मालिक तो कभी जेल के अंदर नहीं जाते। एक तो जाएंगे तो अस्पताल में जाएंगे और फिर वहां से बेल लेके बाहर आएंगे। तो अभी इसमें इसका तो जो कंपनी वालों को प्रोटेक्ट करने वाली बात, अभी चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों सभी चीज में लड़ते हैं, लेकिन इस एक मुद्दे में दोनों एक ही हैं। और वो मुद्दा ये है कि एलजी पॉलीमर्स को किसी तरह उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसी दिन ये गैस कांड हुआ उसी दिन शाम को जगनमोहन रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये कंपनी एक रेप्यूटेड कंपनी है। ये कहने की जरूरत क्या है, इसमें उनका रेपुटेशन क्या है, इसके बारे में जगनमोहन रेड्डी जी को मालूम है क्या? उनको मालूम है कि इसी कंपनी ने कोरिया में 2019 में, पिछले साल, कोरियन गवर्नमेंट हैज हेल्ड देम अप फॉर फर्जिंग एयर पोल्यूशन डेटा। उन्होंने झूठ बोला है गवर्नमेंट को कि उनके कंपनी से जो एयर एमिशंस वो आ रहे हैं वो एमिशन सब स्टैंडर्ड्स के अंदर है, जबकि वो विनाइल क्लोराइड करके एक कैंसर कॉजिंग केमिकल है। वो केमिकल स्टैंडर्ड से 15 बार अधिक लेवल्स पे उन्होंने छोड़ा है। तो इसको वो छुपाने के लिए झूठ बोल के जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स को कम करके बताया है। इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुआ है। उनके खुद के कंपनी में से 2018 या 17 में उनका एक पॉलीकार्बोनेट फैक्ट्री है, एक और प्लास्टिक का फैक्ट्री है कोरिया में। उस फैक्ट्री से फॉस्जीन करके एक गैस रिलीज होके उसके वास्ते 6 लोग करीब घायल हुए हैं। तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि खाली इंडिया में नहीं, उनके मतलब नेटिव कंट्री में, कोरिया में ही उनका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तो ऐसे कंपनी को आप रेप्यूटेड कहने की जरूरत क्या है? आप क्या ये कह रहे हैं कि कानून तोड़ने वाला एक रेप्यूटेड आदमी है तो उसका मतलब कार्रवाई अलग होगा, और एक आम आदमी है तो उसका कार्रवाई अलग होगा? ये मतलब जगनमोहन रेड्डी जी ने तो हम पूरे देश को गुलाम बना दिया है एक बड़े कंपनी के पैर में। और इसी कंपनी के लिए अभी चंद्रबाबू नायडू ने पीयूष गोयल जी को लिखा है कि इस कंपनी को यहां से हटा के आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कितने लेवल का क्राइम हुआ है, इसके बारे में जांच भी नहीं हुआ है। उससे पहले हम ये बता रहे हैं कि इस कंपनी को एक दूसरी जगह में आंध्र प्रदेश के अंदर जगह दिया जाए। जी, तो इसमें साफ साफ दिखता है कि जो सरकार के लेवल पे या प्रशासन के लेवल पे जो चुनकर नेताओं को जिनको भेजा जाता है, जिनके ऊपर जनता की जान की जिम्मेदारी होती है और एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी होती है, वही जब लीनियंसी बरतते नजर आते हैं ऐसे मामलों में, तो हैरानी की बात होती है। और लेकिन शायद ये हमें देखने को मिला था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उस टाइम पे भी हमको देखने को मिला था, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज तक वहां पे देखने को मिलते हैं। अब जब आप काम कर रहे थे भोपाल में जो लोग पीड़ित हुए थे गैस कांड में, उन लोगों के साथ में, तो जाहिर तौर पर ऐसा देखा गया कि जो गरीब तबका था, जो वहां पे, वो ज्यादा प्रभावित हुआ और उन पर लंबे टाइम तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए। तो वहां पे आपको कुछ याद आता है कि वहां जो गैस इनहेल करके जिन लोगों के घर में डेथ हुई, या फिर जिन लोगों के घर में जनरेशंस बाद भी प्रॉब्लम्स देखी गई, उनमें से किसी एक फैमिली की बात आपको याद आती है, कुछ जो ऐसा प्रोमिनेंट उन्होंने कहा हो इस पूरे फैक्ट्रीज और केमिकल्स और गैस और गवर्नमेंट का जो एक पूरा नेक्सस है, और इस सब चीज को लेके कुछ कहा हो? तो एक तो भोपाल की जो लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी खांड को
हमारे समुदाय भूलना नहीं चाहिए। तो रिमेंबर भोपाल जो कहते हैं उसको हमें याद रखना चाहिए। याद दिलाने की जो आंदोलन है वही आंदोलन, जबकि सरकार इसको जल्दी से जल्दी एक हिस्ट्री बुक्स में लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि अभी तक, आज तक जो भोपाल में अभी जितने भी कोरोना वाले मौत हुए हैं वो सब गैस पीड़ित लोग की मौत हुई है। और उसका कारण यह है कि गैस पीड़ित लोग का मतलब पूरा शरीर का सभी सर्किट को ये जहर ने नाश कर दिया है। तो इनको मतलब हम स्पेशल अटेंशन देना है, लेकिन स्पेशल अटेंशन देने के बगैर हम स्पेशल नेग्लेक्ट से दे रहे हैं। तो कोरोना वायरस उनको बहुत ही मतलब आसानी से मार सकती है और मार चुकी है। और यही हालत यहाँ पर भी होगी, क्योंकि इनका जो जब आप when you are inhaling a poison, the primary target is your lungs. With styrene, although it goes to the lungs, it eventually reaches your brain. It's a central nervous system toxin. It's a neurotoxin. तो आपका मतलब लंग कैपेसिटी को वो मार देगा। तो सबसे बड़ा इम्यूनिटी आपको कोरोना वायरस से मिलता है वो आपकी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी और लंग इम्यूनिटी, वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो इसमें अभी सरकार का ये बात होगा कि हमने अभी जो मतलब ये गैस कांड होने के 3-4 घंटे के अंदर विशाखापट्टनम के जो आंध्र प्रदेश के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनको जहर के बारे में कुछ मालूम जानकारी होने की संभावना है ही नहीं, उन्होंने बता दिया कि स्टाइरिन जहरीला नहीं है। दूसरा चीज ये बताते हैं कि हम नॉर्मलसी में आ गए, हम अभी सब कुछ एवरीथिंग इज रिटर्न टू नॉर्मल। क्या नॉर्मल आया है? उनके घरों में जाके देखा है कि क्या नॉर्मल है? अभी आप भोपाल में जाके देखिए, अब भी कोई नॉर्मलसी नहीं है। जब तो 1984 में जब नॉर्मलसी डिस्टर्ब हुआ तब से उनका जिंदगी अब नॉर्मल ही है। शायद अर्जुन सिंह का जिंदगी में नॉर्मलसी आया होगा, कमलनाथ के जिंदगी में आया होगा, शिवराज सिंह चौहान के जिंदगी में आया होगा, जगनमोहन रेड्डी के जिंदगी में नॉर्मलसी आया होगा। वहां पे जो तड़प रहे हैं उनके जिंदगी में नॉर्मलसी नहीं आया है, नहीं आएगी, जब तक ये कंपनियों को हम जिम्मेदारी ना रखें और ऐसे ही चीज एक दूसरी जगह में होना ना दें। अभी सरकार की साइड से जो आंध्र प्रदेश सरकार और दूसरे लोग ये कहना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने तो इसका हल कर दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है, अभी से हम काम शुरू कर सकते हैं, चलो आप तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चले जाओ, इनको थोड़ा काम दे दो, इनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे दो और मुआवजा लेके आप मुंह बंद करके बैठ जाओ। तो ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मलसी आना बहुत ही लंबे तौर से होती है और नॉर्मलसी आने के लिए सरकार, लोग, कंपनी सब कुछ एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उस जगह में अब भी जहर फैला है, कंपनी के अंदर जहर है। तो इसको नॉर्मल करना है तो लोगों को ये जानकारी होना है कि इंसाफ मिल गया है। अभी एक निर्भया रेप केस हुआ था, उसके बाद मतलब सजा की बात हो रही थी, तो हमें तो मतलब डेथ सेंटेंस के ऊपर उतना ये विश्वास नहीं है, उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसमें बात यह है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जानना जरूरी हुआ है कि जो हमारी इंसाफ की जो मशीनरी है, जो जस्टिस सिस्टम है, उस सिस्टम ने जिसने गलती किया है उसके ऊपर सजा दिया है। सर आप लोग तो में नहीं हुआ है और यहाँ पे होगा कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। जी नित्यानंद जी, आप तो इंटरनेशनल कैंपेन से जुड़े रहे हैं और ऐसे मामलों में जो इंटरनेशनल सिनेरियोज में किस तरीके के कॉम्पनसेशंस होते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होती हैं, आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। ये जो केस आज इंडिया में हुआ है, जो स्टायरीन गैस लीक हुई है इंडिया में, आंध्र में, ये अगर किसी और विकसित देश में हुई होती या फिर ऐसे देश में हुई होती जहाँ पे वो अपने लोगों की जान की परवाह करते हैं, तो वहां किस तरीके की कार्रवाई इस कंपनी पर हुई होती या फिर किस तरीके के कॉम्पनसेशंस दिए गए होते, किस तरीके की डिमांड्स आपकी रहती हैं? देखिए, एक बात तो आपको साफ समझना होगा कि सरकार गुलाम है। आप दुनिया भर में कहीं पर भी जाओ, सबसे बड़ा गुलाम तो अमेरिका का सरकार है, और तो सभी सरकार कंपनियों के गुलाम हो जाते हैं। तो कुछ कुछ सरकारों में, कुछ कुछ जगहों में मुआवजा ज़्यादा मिलेगा, कंपनी के ऊपर फाइन ज़्यादा लगेगी, लेकिन कंपनी को कभी डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी, उनको मतलब बंद करने की बात नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी वाले हमारे शासन चलाते हैं। तो खाली वोट देना आपका काम है,
बाकी सब जो कंपनी वालों के हित में ही होगा। वो तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और बाकी जगह में भी देख रहे हैं। तो ये विकसित ना विकसित के बारे में खाली इतना है कि वहां पे मतलब जो आप कानून का वायलेशन उल्लंघन करना बहुत कीमती हो जाता है बाकी देशों में। हमारे देश में बहुत सस्ता है। फॉलोइंग और ब्रेकिंग द लॉ इज इनएक्सपेंसिव, इट इज ईजियर देन फॉलोइंग द लॉ। When it becomes more difficult to break the law, only then will you think about not breaking it. यहाँ पे राइट। मतलब कानून को लागू करने वाला एक इडियट होना होगा। Why do you need to implement the law when there is no need to do it? If you violate the law, you will not get caught. If you get caught, you will not be punished. If you get punished, the punishment will not be too heavy. Why would you follow the law? जी सर, आपकी नाराजगी जाहिर है। आपने कई ऐसे वाकये देखे होंगे जहां पर आपने इस तरीके का एक्सपीरियंस किया होगा। यहाँ अभी इस केस में अभी किस तरीके की डिमांड्स आपकी हैं और क्या चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जो लगे कि हाँ न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ है? तो इसमें मतलब साफ साफ करके जो कमिटी बना रहे हैं, इसके अंदर जांच करने वाले एक कमेटी, वो कमेटी में हमें विश्वास दिलाने वाली कमेटी होनी चाहिए, ना कि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिन्होंने खुद गलती किया है वो ही उधर जाएंगे तो खुद का गलती तो थोड़ी दिखाएंगे नहीं। तो उनके अलावा उस कमेटी में इंडिपेंडेंट माइंडेड, ये तो स्वतंत्र रूप में सोचने वाले लोग, इनके तो बहुत कभी है हमारे देश में, आपको मालूम है सभी एक्सपर्ट्स तो बिक चुके हैं, नहीं तो डर चुके हैं। तो ऐसे एक माहौल में हम एक इंडिपेंडेंट माइंडेड कमिटी उनको लाना है और जांच करवाना है, और उस जांच में हमारा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना है, और उस जांच का जो फाइंडिंग्स होता है उसको सब लोग को दिखाना है। इस कंपनी के खिलाफ जो जुल्म के आधार पे जो एफआईआर फाइल किए हैं उसको मतलब सड़ने नहीं देना है, जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई होके सजा दिलाना है। वो वहाँ पे जो एक्सपोज्ड पीपल जो है जिनको अभी अस्पताल लिया जा रहे हैं उनके ऊपर कम से कम 30-40 साल का एक लंबे तौर का एक मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि हम देख सकते हैं कि स्टायरीन के से अगले पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं। क्योंकि एक रूप से मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे चीज नहीं होगी आगे से, लेकिन आगे से होने पर भी हमें जानकारी होगा कि इसका इफेक्ट कितना होगा। अभी तो हमको मालूम नहीं है कि 3 साल बाद ये कैसा इफेक्ट देगा, और अभी इनको फॉलो नहीं करेंगे तो और 3 साल बाद जो हिंसा, जो हानि इन लोगों को पहुंचेगी उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके लिए तो इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी कंपनी को ऊपर लगाना पड़ेगा और एक वैज्ञानिक रूप से इसका मतलब स्टडी करना पड़ेगा। जी, आप कह रहे हैं कि एक थॉरो एक साइंटिफिक स्टडी हो, एक लॉन्ग टाइम साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए इस सेट ऑफ ग्रुप पर जिसके ऊपर खास तौर से स्टायरीन का इम्पैक्ट हुआ है, और जिन फैमिलीज तक जितने दायरे में ये गैस फैली है उस दायरे में मौजूद लोगों पर एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, ताकि अगर उनको आज नहीं तो कल नहीं तो साल भर बाद, क्योंकि ये धीरे धीरे काम करता है शरीर में, अगर साल 2 साल या 3 साल बाद भी उनकी बॉडी में कोई रिएक्शंस दिखते हैं या फिर किसी तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो उस समय वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकें, सरकार उनकी मदद से पीछे किसी तरीके से ना हट सकें। सर, यहाँ आपसे चलते चलते आखिरी आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे कि एक ही दिन में जैसे आपने बताया कि ये 2 घटनाएं हुई, छत्तीसगढ़ में हुई और यहाँ विशाखापट्टनम में हुई, ये घटनाएं ऐसी घटनाएं ये गैस से रिलेटेड घटनाएं खास करके हमें हमारे देश में रोकने के लिए किन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए? दूसरे देशों में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, आपने बताया, तो वहां पे किन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन होता है जो नहीं हुई? हम इससे क्या सीख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है कि दूसरे देश में नहीं होते। आप अमेरिका जाइए, बाकी जगह में जाइए, ऐसे स्टायरीन का मेरा मतलब था, स्टायरीन का। हाँ, स्टायरीन का नहीं, मतलब वो तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है। पहले हमने बताया कि स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है, ये द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट की बात है। ये तो हमारा एक कल्चरल प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जात का प्रॉब्लम है, क्लास का प्रॉब्लम है, गरीबों को अलग सा हम देखते हैं,
अभी जो देख रहे हैं कि मजदूर का कोई हक नहीं है, वो तो मतलब ये गधे जैसे, उनको जो हम बताएंगे वही करना पड़ेगा, जो जो खाने के लिए देते हैं वही खाना पड़ेगा, और जब काम करने करो करते कहते हैं तब उनको करना पड़ेगा। इनके उनका मतलब व्यक्तिगत रूप में कोई हक बनता नहीं है। तो ऐसे एक कल्चर में आप कौन से भी कानून लाएंगे वो फेल होगा, क्योंकि एक सिद्धांतिक रूप में यहाँ पे मतलब भेदभाव ना हो और इक्वालिटी हो। उसी एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आपको एक सेफ एनवायरनमेंट की पॉसिबिलिटी होगा। तो यहाँ पे मतलब मैं ये कहूंगा कि आप कानून बढ़ाइए, वो सब ठीक है, लेकिन यू विल नॉट प्रोटेक्ट पीपल अंटिल यू सी द पीपल वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन, and that is a matter of how your outlook, your cultural outlook. And India's cultural outlook, the foundation is discrimination. We discriminate on the basis of caste, on the basis of religion, and on the basis of class. And under such circumstances, it is not possible to operate hazardous industries without exposing somebody or the other to danger. जी, तो हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया में जो ये क्लास का डिवीजन है, कास्ट का डिवीजन है, ये जल्द ही खत्म हो। एक कल्चरल आउटलुक आने वाले दिनों में अगर हमें देखने को मिले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी की वजह से जब हम हर एक की, जो मजदूर से लेके मालिक तक की जान की कीमत एक जैसी समझ पाएंगे उनके लिए, तभी हम एक तरीके के कानून लागू कर पाएंगे, एक तरीके के हजार्डस एनवायरनमेंट में उनको काम करने के लिए सेफ्टी मेजर्स मुहैया करा पाएंगे। नित्यानंद जयरामन जी, एशियावल हिंदी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें समय देने के लिए अपना बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो इस समय दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारी इस आज की बातचीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि काफी लोग जो एनवायरनमेंट जैसे इशू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अक्सर उसको नेग्लेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके की परेशानियां हमारे एनवायरनमेंट में इस तरीके के गैस लीक का कांड से हो सकती हैं, और वहां पे लोकल पॉपुलेशन को कितनी बड़ी हानि इसकी हो सकती है। और खास करके जो कोई भी गैस, इंडस्ट्रियल केमिकल गैस लीक की जो कोई भी दुर्घटना होती है, उसको इतना इजीली क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, किस तरीके की टॉक्सिक गैसेस होती हैं ये, इनका क्या इम्पैक्ट बॉडी और एनवायरनमेंट पर हो सकता है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशियावल हिंदी के साथ। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया।